Hello students, welcome to my channel Law School 101. I am Abhishek Yadav, Law Center 2nd, Faculty of Law, University of Delhi. Let's continue to Family Law series. Today I discuss लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में क्या होता है कि हस्बैंड जो है शादी करता है सुष्मिता घोष से 1984 में, लेकिन शादी के कुछ सालों बाद 1992 के अराउंड वो अपनी वाइफ को फोर्स करता है म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए, क्योंकि वो शादी करना चाहता है दूसरी किसी और वुमेन से। तो उसकी वाइफ जो मना कर देती है कि मैं डाइवोर्स नहीं दूंगी। तो कहता है कि अगर तुम मुझे डाइवोर्स नहीं दोगी तो मैं किसी और रिलीजन में कन्वर्जन करके मैं उस वुमेन से शादी करूँगा ही करूँगा। और क्या करता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जाता और सर्टिफिकेट इशू करा लेता अपना नाम चेंज का। और जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो वाइफ का कंटेंशन ये रहता है कि इन्होंने जो नाम चेंज किया है वो वैलिड नहीं है, और इन्होंने धर्म कन्वर्जन जो किया है वो भी वैलिड नहीं है, क्योंकि ये ना ही उस धर्म को प्रोफेस करते हैं ना ही फेथ रखते हैं। ये सिर्फ अपने सेल्फ बेनिफिटेड के लिए ही धर्म को चेंज किया है। और जो इन्होंने नेम चेंज कराया है अपने सर्टिफिकेट पे, वो किसी और सर्टिफिकेट पे नेम चेंज नहीं हुआ है जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं। और वाइफ का एक और कंटेंशन रहता है आर्टिकल 15 सब आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग, है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। तो अब आते हैं हस्बैंड के कंटेंशन पे। हस्बैंड जो है डिनाइड कर देता है वाइफ के कंटेंशन को और कहता है कि वो बिलीव करता है उस रिलीजियन पे जो उसने कन्वर्जन के थ्रू अपनाया था, और फेथ भी करता है और प्रॉपर प्रैक्टिस भी करता है। तो हम आते हैं इस केस के इशू पे। इस केस में फर्स्ट इशू पे आते हैं, वेदर ही इज़ कन्विक्टेड फॉर बाइगेमी और नॉट, वेदर कन्वर्जन इज़ वैलिड इफ़ convert for self benefited, first marriage subsisting or not when he married another person a woman। तो अब हम आते हैं इस केस के जजमेंट पे। इस केस में कोर्ट जो है वेरियस पॉइंट ऑब्जर्व करता है, और जैसे कि सेक्शन 5 के सबसेक्शन 1 में ये दिया गया है कि अगर किसी भी पार्टी को अगर शादी करना है, अगर उसका स्पाउस लिविंग है तो शादी जो है वैलिड नहीं होगा, वॉइड माना जाएगा। और सेक्शन 17 को भी ऑब्जर्व करता है जिसमें पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी के लिए दिया गया है, लेकिन इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करता है कि इन स्पाइट ऑफ द कन्वर्जन टू अनदर रिलीजियन, मतलब सेल्फ बेनिफिटेड के लिए ही अगर कन्वर्जन कर रहा है तो वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू ही गवर्न होगा। और अपने वाइफ के जिंदा रहते शादी करता है तो बाइगेमी के लिए कमिट किया जाएगा और पनिश। और कोर्ट जो है सेक्शन 13B का सब सेक्शन 1 और 2 दोनों को ऑब्जर्व करता है, जिसमें ये दिया गया है कि अगर हस्बैंड और वाइफ 1 साल से ज़्यादा साथ में नहीं रहते हैं और वो रहना भी पसंद नहीं कर रहे हैं एक साथ रहने के लिए, तो कोर्ट एज्यूम कर लेता है कि हाँ ये डाइवोर्स के लिए एग्री हैं। और सब सेक्शन 2 में ये कहा गया कि अगर कोई भी केस डेट ऑफ प्रेजेंट से 6 महीने तक अगर वापसी नहीं लेते हैं तो वो तो प्रोसेस में चलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम प्रेजेंट होने के बाद केस को कोर्ट में, और उसके बाद जब डेट मिल जाती है अगली, उस डेट के मिलने के 18 मंथ के बाद 18 मंथ के बाद अगर केस को विड्रॉ नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि हस्बैंड और वाइफ जो है एग्री हैं केस को आगे चलाने के लिए और डाइवोर्स के लिए एग्री हैं। कोर्ट जो है सेक्शन 82 ऑफ BNS का भी ऑब्जर्व करती है, जिसमें पनिशमेंट ऑफ बाइगेमी के बारे में बताया गया है। और लास्ट में कोर्ट जो है सेक्शन 17 को देखते हुए वो उसके हस्बैंड को कन्विक्ट कर देती है बाइगेमी के लिए। कहती है कि सेल्फ बेनिफिटेड कन्वर्जन इज़ नॉट ट्रीटेड एज कन्वर्जन, ही इज़ कंसिडर एज ए हिंदू एंड पनिशेबल फॉर बाइगेमी। लास्ट में कोर्ट जो है एक पॉइंट को और ऑब्जर्व करती है, आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो कहती है कि इन सब मामलों के लिए एक प्रॉपर कोड होना चाहिए जो कि एक ही चीज़ से गवर्न हो। अलग अलग रिलीजियस में अलग अलग रिलीजियस के लॉ हैं, तो वो अलग अलग तरीके से गवर्न हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं अलग अलग लॉज में। तो इसलिए एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड। और पार्लियामेंट को सजेस्ट करते हैं कि ये पूरी कंट्री पे अप्लाई किया जाए। बाकी नीचे कुछ